नीरे गा नीरे सा ओ, सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। अच्छा, आज आपकी क्लास ना लाइव नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसलिए मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इसको रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। तो क्योंकि मेरे को शाम को डॉक्टर के पास जाना है, मेरे को ये था कि आपकी क्लास की छुट्टी ना हो जाए, इसलिए मेरे को यह था कि मैं क्लास रिकॉर्ड करके डाल दूं ताकि आपका नुकसान ना हो बस, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अच्छा, आज वाली क्लास में हमें क्या करना है? आज वाली क्लास के अंदर मैंने कहा था कि जितने भी आपके बच्चे कुछ टॉपिक जीएसटी में हैं, एक बार वो सारे अपने रिवाइज करके आने, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मोटा मोटी जो भी आपके बैलेंस क्वेश्चन बचे हैं उसके एक बार फटाफट से आंसर हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमें आंसर आते या नहीं आते, ठीक है। और कल जो हमारी 29 जुलाई है, तो कल एक तो इसके हम प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रेजेंटेशन भी कर लेंगे। और कल से हम क्या करने वाले हैं? कल से अच्छा एक बार इस बार की एमटीपी भी ना एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। एक बार इस बार की एमटीपी मेरे को व्हाट्सएप कर देना, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। और देन फिर कल हम क्या करेंगे? कल जितने भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के हैं, ठीक है, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, वो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको फिर हम चैप्टर वाइज डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए आप चैप्टर नोट कर लो, वही अगेन सप्लाई का चैप्टर, आरसीएम वाला चैप्टर, कॉम्पोजिशन लेवी वाला चैप्टर, और आरसीएम कॉम्पोजिशन लेवी सप्लाई का चैप्टर, और एक टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर। ये 4 चैप्टर आप कल के लिए नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। मतलब कल इन चारों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में होंगे या पास्ट ईयर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। तो फाइनली आज हम ये मॉडल टेस्ट पेपर सारे के सारे 8 मॉडल टेस्ट पेपर थे ना, तो 8 के 8 मॉडल टेस्ट पेपर ये आज हमारे खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हारे अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा, चलो हमने मॉडल टेस्ट पेपर सारे एक बार कर लिए, ठीक है ना। मतलब नहीं तो फिर होगा क्या कि मान लो कल इसमें से क्वेश्चन बन गया, अब तुम्हें लगे यार ये काश मैंने मॉडल टेस्ट पेपर कर ही लिया होता, तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं होगा कि हमने किया नहीं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो है इसमें से हमारे प्रैक्टिस हो चुके हैं, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आओ जी। अब एक तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है एग्जम्पशन के चैप्टर का। आओ जी, वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नाथ सर्विसेज लिमिटेड, मतलब एक कंपनी है नाथ सर्विस लिमिटेड, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ये पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू द गवर्नमेंट। मतलब ये कंपनी जो है ये सर्विस किसको दे रही है? ये कंपनी जो है सर्विस गवर्नमेंट को दे रही है। किसको सर्विस दे रही है? गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। अब ये अप्रैल के महीने में सर्विस दे रही है। तो पहला वो कह रहे हैं सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीननेस ऑफ रोड्स नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब वैसे ये पॉइंट तुम्हें याद नहीं आ रहे होंगे, याद करो, हमने गवर्नमेंट की ना काफी सारी सर्विसेज की थी और आपको मैंने कहा था कि सारी सर्विसेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप सारी एग्जामिशन की सर्विसेज करोगे तो बहुत सारे प्रोविजन भूल जाओगे।
तो मेनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारा हमने कंप्लीट किया था। उसके अंदर एक पॉइंट था गवर्नमेंट की सर्विसेज। अगर हम मैन पावर की सर्विसेज दे रहे हैं गवर्नमेंट को तो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, बट उसमें गुड्स की सप्लाई नहीं होनी चाहिए। सर्विस की सप्लाई हो रही है तो एग्जम्प्ट है, अगर वो गुड्स की सप्लाई है तो एग्जम्पशन में कवर नहीं है, फिर वो टैक्सेबल है। अब वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि नॉट इन्वॉल्विंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स, वो गुड्स की सप्लाई में इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब वो सर्विस की सप्लाई में इन्वॉल्व है, तो ये वाला काम जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आएगा, टैक्सेबल वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। सेकंड वो कहना चाह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप ओन बाय नाथ सर्विसेज लिमिटेड बाय वे ऑफ सेल ऑफ शुगर अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन। अब ये वाली सर्विस बिना एग्जम्पशन में कवर है। बच्चा कह रहा सर ये हमने पढ़ी नहीं है, आपने पढ़ी नहीं है, बट ये पॉइंट एग्जम्पशन में कवर है कि अगर हम ये सर्विस दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं तो ये सर्विस भी गवर्नमेंट करी एग्जम्पशन में कवर है, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, तो ये पॉइंट भी एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अगले पॉइंट पर आओ। अब अगर सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट्स in a municipal area involving replacement of defunct lights and other spare along with maintenance, generally replacement of defunct lights and other spares constitute 35% of the supply of service। ये पॉइंट तो हमने आई थिंक आरटीपी के अंदर भी डिस्कस किया था, या मेरे को याद आ रहा है अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। याद है वो म्युनिसिपैलिटी वाला जो अमेंडमेंट आई थी, जो अमेंडमेंट आई थी कि अगर म्युनिसिपैलिटी अपने ऑफिस के लिए कोई सर्विस ले रही है तो उस पर जीएसटी लगेगा, बट अगर मान लो म्युनिसिपैलिटी कोई सर्विस ले रही है पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तो वो एग्जम्प्ट है, बट वो एग्जम्प्ट तब है अगर उसमें जो गुड्स का पोर्शन है वो 25% तक है, सर्विस का पोर्शन जो है वो 75% या उससे ज्यादा है। अब यहां पर वो कह रहे थे गुड्स का पोर्शन जो है उसने बोला रिप्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट लाइट्स एंड अदर स्पेयर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 35% ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब सर्विस की जो सप्लाई है उसका 35% जो है वो स्पेयर पार्ट्स और जो लाइट्स हैं इसमें इन्वॉल्व है, तो मतलब 25% से ऊपर है गुड्स का पोर्शन, तो ये सर्विस एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। उसके बाद फिर सर्विस ऑफ ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड अंडर ए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 70% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट। याद करो ये पॉइंट भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अगर उसमें गवर्नमेंट खर्चा जो इंकर कर रही है वो 75% या उससे ज्यादा है, भाई जो गवर्नमेंट खर्चा इंकर कर रही है अगर वो 75% या उससे ज्यादा है फिर तो वो एग्जम्प्ट है, अगर वो उससे कम करे तो फिर वो टैक्सेबल है। अब यहां पे चेक करो वो खर्चा कितना इंकर कर रही है 70%, तो अगर वो 70% इंकर कर रही है तो भैया फिर ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगा, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये वाली सर्विस भी टैक्सेबल, ये वाली सर्विस भी टैक्सेबल, और पहले वाली दोनों सर्विस एग्जम्प्ट है। अब इसकी प्रेजेंटेशन तो वैसे बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं इसकी प्रेजेंटेशन की बात करता हूं, टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन है, मतलब आपको यहाँ पर पूरा ये लाइन लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे एग्जम्पशन, ये पूरी लाइन, यहाँ पे टैक्सेबल, इस तरह से टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन होगी, इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जी। अब यहाँ पे आ जाओ। अभी क्वेश्चन ये है, अब इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है जी, क्योंकि ये पुराना मॉडल टेस्ट पेपर है ना, अब इसमें अमेंडमेंट आ चुकी है। चेक करना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ ए रिटर्न कैन बी रिवाइज आफ्टर फाइलिंग ऑफ द सेम इफ सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। अब आपको याद करो, वैसे तो आपको मैंने कहा था कि जीएसटी में जैसे इनकम टैक्स में रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, ऐसे जीएसटी में रिटर्न को रिवाइज करने वाला ऑप्शन नहीं होता। मतलब पहले की बात करता हूं, अब तो अमेंडमेंट आ गई ना। पहले क्या था, रिटर्न रिवाइज कर ही नहीं सकते थे, आप रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते थे। अच्छा, रेक्टिफाई कैसे कर सकते थे? अगली रिटर्न में, मतलब जो अगली रिटर्न जाएगी ना उसमें गवर्नमेंट कहती थी तुम अगली रिटर्न जब भरोगे उसमें रेक्टिफिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज इस रिटर्न को तुम रिवाइज नहीं कर सकते। बट याद है अब एक नया फॉर्म नंबर आया है, याद करो GSTR1A, जो कहता है कि अगर मान लो GSTR1 भर दी, आपको लग रहा है उसमें कोई गलती है, आप रिवाइज कर सकते हो। कब कर सकते हो? GSTR1 की ड्यू डेट के बाद और GSTR3B की ड्यू डेट से पहले आप GSTR1A के थ्रू आप अपनी रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हो, और ये रिवीजन सिर्फ एक बार कर सकते हो, मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम टैक्स में आपने एक बार रिटर्न रिवाइज कर दी तो मल्टीपल टाइम आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो, बट जीएसटी में ऐसा नहीं। जीएसटी में क्या है, अगर आपने एक बार GSTR1A भर दिया तो बस फिर 1A एक ही बार जाएगा, दो बार नहीं जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो वो पॉइंट यहां पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप इसका आंसर चेक करोगे ना, इसके आंसर में 1A की बात नहीं है, इसके आंसर में नॉर्मली वही लिखा होगा
कि रिवीजन पॉसिबल नहीं है, रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। अगली रिटर्न में तुम रेक्टिफाई कर सकते हो और रेक्टिफिकेशन की लास्ट डेट होती है अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, तो वो रेक्टिफिकेशन की डेट है। बट अब तो रिवीजन भी पॉसिबल है, रिवीजन भी पॉसिबल है, रेक्टिफिकेशन भी पॉसिबल है। तो रिवीजन तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएसटीआर 1A के अंदर कर सकते हो और 1 की ड्यू डेट के बाद और 3B की ड्यू डेट से पहले आप यहां पे रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बेस पे इसका आंसर बनेगा। आओ जी अगले क्वेश्चन पे आओ। अब अगला क्वेश्चन यहां पे चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है जी। देखो जी क्वेश्चन नंबर है 3 का ए पार्ट हम यहां पे चेक करते हैं क्या कह रहा है। देखो जी कह रहा है मिस्टर सोहन, ध्यान से पढ़ना जी, ये क्वेश्चन ई वे बिल का है, ये क्वेश्चन जो है ई वे बिल का है जी। मिस्टर सोहन ए ट्रेडर है, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, इज एंगेज इन द होलसेल बिजनेस ऑफ टॉयज ऑफ किड्स। ठीक है, मिस्टर रोशन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन पटियाला। मिस्टर रोहन, पहले मिस्टर सोहन था, मिस्टर रोशन है। ठीक है, ए रेगुलर रिटर्न फाइल सप्लाई टॉयज इन बल्क ऑफ टू मिस्टर सोहन फॉर सेलिंग टू एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो मिस्टर रोशन जो है वो सप्लाई करता है टॉयज और वो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है। मिस्टर सोहन पेइंग टैक्स इन रेगुलर स्कीम इन दिल्ली हैज नॉट फाइल जीएसटीआर 3B इन लास्ट 2 मंथ। ओके, मिस्टर सोहन ने जो है लास्ट 2 महीने में उसने 3B रिटर्न नहीं भरी। ठीक है, मिस्टर रोशन वॉन्ट्स टू जनरेट ई वे बिल फॉर टॉयज अमाउंटिंग 5 लाख रुपए टू सप्लाई टू मिस्टर सोहन। अच्छी बात है। ऑल्सो मिस्टर मोहन फ्रॉम जम्मू अप्रोच मिस्टर सोहन फॉर परचेज ऑफ टॉयज अमाउंटिंग टू 75,000 फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न गिफ्ट ऑन हिज सन फर्स्ट बर्थडे पार्टी। सोहन वॉन्ट्स टू जनरेट ई वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू मिस्टर मोहन। अब यह कहना है एग्जामिन करो रेफरेंस टू प्रोविजन वेदर रोशन एंड सोहन कैन जनरेट ई वे बिल। तो भैया आप सिंपल सी बात समझ लो, पहले यहां पे 2 लोग हैं, एक तो सोहन है और एक रोशन है। रोशन सोहन को सामान दे रहे हैं, रोशन ने रिटर्न भरने में कोई दिक्कत नहीं की, रिटर्न भरने में सोहन ने दिक्कत की है। तो ई वे बिल जो है वो याद है ब्लॉक ऑफ ई वे बिल वाला, कि अगर आप लगातार 2 महीने की रिटर्न जीएसटीआर 3B की नहीं भरते तो आपका ई वे बिल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। या तो लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न नहीं भरते या लगातार 2 महीने की रिटर्न नहीं भरते तो ई वे बिल तुम्हारा ब्लॉक हो जाएगा। अब ई वे बिल ब्लॉक का मतलब क्या है? अच्छा, ई वे बिल जनरेट करते हैं आउटवर्ड सप्लाई में या इनवर्ड सप्लाई में? तो ऑब्वियस सी बात है आउटवर्ड सप्लाई में। भाई ई वे बिल की बात तो आउटवर्ड सप्लाई में आती है ना, ई वे बिल की बात तो इनवर्ड सप्लाई में आती नहीं है। अच्छा, अब यहां पे रोशन सप्लाई कर रहा है सोहन को, तो रोशन ने तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं किया। रोशन तो वो कह रहे हैं रोशन तो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है, रोशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रोशन अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई वे बिल जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। बट सोहन जो है, सोहन जीएसटीआर 3B की 2 महीने की रिटर्न नहीं भरी, तो सोहन अपनी आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ रही है कि ऐसा यहां पे क्या है, मान लो सोहन है, ये रोहन है, अब सोहन ने कोई डिफॉल्ट की है तो इट डजंट मीन ना कि रोशन ई वे बिल जनरेट नहीं करेगा। रोशन को क्या दिक्कत है? और रोशन तो अपनी सारी के सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं, रोशन आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा रोशन तू तो कर सकता है। सोहन ने डिफॉल्ट किया, सोहन अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ आ रही है? तो ये पॉइंट आपका यहां पे निकल के आएगा। तो इस केस में आउटवर्ड सप्लाई पर जनरेट होता है, तो आउटवर्ड सप्लाई ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मेरे बायर ने कोई डिफॉल्ट किया तो मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा, नहीं, आपने कोई डिफॉल्ट किया हो तो आप जनरेट नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट ई वे बिल के अंदर आता है। डन। तो इसमें रोशन के लिए मनाई है, सॉरी रोशन के लिए ओके है, बट सोहन के लिए मनाई है। बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो री, ये दोनों क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के। देखो री क्या कह रहा है, कह रहा है डिस्कस ब्रीफली द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स परचेज ओवर द काउंटर इन द वन स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट टू अनदर स्टेट बाय द बायर। ये बता किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं B2C वाले केस में। ये बात कर रहे हैं B2C वाले केस में। आपको बता दूं B2B वाले केस में तो मुद्दा सिंपल है। याद है B2B वाले केस में क्या है कि मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो फिर जहां पर गुड्स की लोकेशन टर्मिनेट होगी, और अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता तो फिर डिलीवरी पॉइंट। बट अगर B2C वाला केस है तो गवर्नमेंट कहती है सप्लायर, मान लो अगर मैं सप्लायर हूं और आप रिसीवर हो और आप अनरजिस्टर्ड हो, आप क्या हो? अनरजिस्टर्ड हो, तो गवर्नमेंट इस केस में बात कहते हैं कि मेरी बुक्स में
आपका जो एड्रेस होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। तो याद है वो सर्विस वाले केस में डिफॉल्ट रूल लगता था। हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर याद करो, सर्विस वाले केस में वो डिफॉल्ट रूल लगता था, रिसीवर जहां सप्लाई वहां, रिसीवर कहां नहीं पता, सप्लायर जहां सप्लाई वहां। सर्विस वाले केस में डिफॉल्ट रूल था, याद आ रहा है। सेम गुड्स वाले केस में भी है। गुड्स वाले केस के अंदर भी सेम गवर्नमेंट कहना चाहती है कि भाई रिसीवर की जो लोकेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। अगर रिसीवर की लोकेशन नहीं पता देन सप्लायर की लोकेशन जो है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और यहां पर एक पॉइंट और था जी, याद करो B2C वाले केस में एक पॉइंट और था। जैसे आपको मैंने कहा था ना, वो अमेजोन पे, आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सामान मंगाते हो, आप बिलिंग एड्रेस अपना नाम पर रखते हो, शिपिंग एड्रेस किसी और का। मेरे तोनू ने ताना ताया नहीं ताया, ताना ताया तो कब काया, त्यों ताया तो त्यों ताया। याद है ना कि मैं बेबी तो दिफ्त बेदना ताता हूं, और बेबी को बिल मेरे नाम पे आना चाहिए, बेबी ते घर में सामान पहुंच दाना चाहिए। तो बिल टू शिप टू जो हम वहां करते थे, तो बिल टू शिप टू वाले केस में क्या करते थे हम, वो B2B वाले केस में था, जिसने डायरेक्शन दी उसकी लोकेशन। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बिलिंग एड्रेस अलग है, और अगर शिपिंग एड्रेस अलग है तो यहां पे गवर्नमेंट कहती है जो शिपिंग एड्रेस है भाई, जहां पे सामान जा रहा है वो लोकेशन जो होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बस ये पर ध्यान दो, B2C वाले केस की बात कर रहा हूं मैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो अगर डिलीवरी एड्रेस, अगर मैं डिलीवरी एड्रेस की बात करूंगा, डिलीवरी एड्रेस और आपका बिलिंग एड्रेस अगर अलग है तो डिलीवरी मतलब जहां पे डिलीवर हो रहा होगा वो लोकेशन जो होगी वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। ये पॉइंट हमें यहां पे लिख के आना है। डन? क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इवेंट मैनेजमेंट कंपनी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए स्पोर्टिंग इवेंट फॉर स्पोर्ट्स फेडरेशन विच इज हेल्ड इन मल्टीपल स्टेट। वैसे तो इवेंट ऑर्गेनाइजर की जो सर्विस है वो तो B2B वाले केस में तो रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, B2C वाले केस में जहां पे इवेंट हो रहा है, अगर इवेंट इंडिया से बाहर हो रहा है तो हम बोलते थे रिसीवर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। बट याद है मैंने कहा था कि अगर इवेंट मान लो मल्टीपल स्टेट में हो रहा है, अगर इवेंट मान लो मल्टीपल स्टेट में, तो फिर हमें प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टेट वाइज कि हर स्टेट में उस इवेंट के कितने रुपए लिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली वहां पे GST एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया हर स्टेट में गवर्नमेंट कह रही है कि भैया कितने रुपए लिए गए हैं, तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालोगे, उस प्रोपोर्शनेट वैल्यू के बेस पे गवर्नमेंट करी वहां पे GST एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर वही हमें लिखना पड़ेगा, मल्टीपल स्टेट है तो भैया पहले तो नॉर्मल केस में तो B2B वाले केस में रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन, B2C वाले केस में जहां पे इवेंट हो रहा है, अगर इवेंट इंडिया से बाहर हेल्ड हो रहा है तो रिसीवर की लोकेशन, और अगर मल्टीपल स्टेट में हो रहा है तो स्टेट वाइज प्रोपोर्शनेट वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली वहां पे GST जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इस पॉइंट में ही आएगा। डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये भी हमारा जो है, अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम्शन का है जी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्शन का है। आओ जी देखो क्या कहते हैं जी। सर क्या एग्जाम्शन में से भी क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है? यस, मतलब 5 नंबर का आप ये मान के चलो कि नॉर्मली एग्जाम्शन में से बन ही जाता है, 5 नंबर का तो नॉर्मली बन ही जाता है जी। अब एक बार यहां पे चेक करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब एक बार यहां पे चेक करते हैं, अब यहां पे ध्यान से पढ़ना वो क्या लिखे, ध्यान से पढ़ो वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी, देखो यहां पे, अब वो यहां पे बात कहना चाह रहा है, सर्विस, ध्यान से, केशव लिमिटेड ए रजिस्टर्ड कंपनी ऑफ द चेन्नई तमिलनाडु हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग एजुकेशन रिलेटेड सर्विस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर की बात हो रही है। अब अगर है सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी, हाँ जी, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ फ्रॉम होम टू कॉलेज एंड बैक टू जलजोटियन कॉलेज, ए प्राइवेट कॉलेज है, प्रोवाइडिंग डिग्री कोर्स इन BBA MBA BCom MCom। पहले तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, याद करो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो होती है वो स्कूल वाले केस में तो एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जो है वो कॉलेज वाले केस में एग्जाम्प्ट नहीं होती, तो कॉलेज वाले केस में तो टैक्सेबल है। तो यहाँ पे उसने कॉलेज को सर्विस दी है, तो अगर कॉलेज को सर्विस दी है तो ये एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में तो कवर नहीं है, ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर है। आगे देखो जी, फिर वगैरह ऑनलाइन मंथली मैगजीन कंटेनिंग आर्टिकल एंड अपडेट्स इन लॉ टू स्टूडेंट फॉर ऑफ परीक्षा लॉ कॉलेज ऑफरिंग डिग्री
कोर्स इन एलएलबी और एलएलएम, ये एग्जाम्प्ट है जी। याद करो मैगजीन जो होती है, स्कूल वाले केस में एग्जामिशन नहीं है, कॉलेज वाले केस में, मैगजीन वाले केस में एग्जामिशन है। तो वो यहाँ पे बात हो रही है मंथली मैगजीन कंटेनिंग आर्टिकल एंड ऑब्टेन्ड इन लो स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, तो कॉलेज वाले केस में एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर है। हाउस कीपिंग की सर्विस किसको मिल रही है? करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट को, तो टैक्सेबल है। हाउस कीपिंग की सर्विस अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिलेगी तो एग्जाम्प्ट है। अब यहाँ पे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर हाउस कीपिंग की सर्विस मिल रही है तो एग्जाम्पशन यहाँ पे कवर नहीं होगी, ये टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगा। फिर वो कह रहा है सिक्योरिटी सर्विस दी जा रही है, सिक्योरिटी सर्विस टू हैप्पी हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर सिक्योरिटी इन स्कूल प्रीमाइसेस, तो ये एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी की सर्विस अगर आपको दी जाती है स्कूल में, मतलब अप टू हायर सेकेंडरी, तो वो सर्विस एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, तो ये भी एग्जाम्पशन आएगा। फिर प्रोवाइडिंग ब्रेकफास्ट लंच डिनर टू स्टूडेंट तो ऑफ आयुष्मान मेडिकल कॉलेज ऑफरिंग डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ये सर्विस टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी, क्योंकि अगर स्कूल को दी जा रही है ये कैटरिंग की सर्विस जो है, ये आपका मिड डे मील या ब्रेकफास्ट की सर्विस है, स्कूल वाले केस में एग्जाम्प्ट है, कॉलेज वाले केस में एग्जाम्प्ट नहीं है। तो ये कॉलेज वाला केस है, तो इसमें सर्विस जो है वो टैक्सेबल है। तो एक ये टैक्सेबल है, दो तीन सर्विस जो यहाँ पे होंगे 2.5 लाख रुपए, फिर यहाँ पे 50,000 रुपए, फिर 5,80,000 रुपए, ये 3 सर्विस जो है वो टैक्सेबल है, बाकी सर्विस जो है वो एग्जाम्पशन वाली कैटेगरी में आ जाएंगी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का रही, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहाँ पे आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है आंसर, क्या जी? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फॉलोइंग क्वेश्चन का आप हमें आंसर दें। बोलो जी क्या आंसर देना है? कह रहा है मिस्टर जगमग ए रजिस्टर्ड डीलर इन केरला पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है जी, फ्रॉम 1 अप्रैल, however he opt to pay tax under regular scheme from 1st December, is he liable to GSTR for the said financial year during the which he opted for composition scheme? obvious सी बात है, yes। भाई एक बात मेरे को बताओ, दिसंबर तक उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल नवंबर तक उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है, उसके बाद फिर वो 1 दिसंबर से नॉर्मल स्कीम में आ रहा है, तो भैया नवंबर तक की रिटर्न तो वो GSTR 4 के अंदर ही भरेगा। भाई जहां तक उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ली है उसके लिए तो उसको GSTR 4 भरनी पड़ेगी ना, तो बिल्कुल कंफर्म नवंबर तक के लिए GSTR 4 उसको भरनी ही पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अगले पॉइंट पर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा होगा? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मिसिस गार्गी, ठीक है ना, मिसिस गार्गी ए रजिस्टर्ड डीलर इन राजस्थान डिड नॉट फाइल 3B फॉर द मंथ ऑफ जून, ठीक है, बट शी वांट्स टू फाइल GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। याद करो अगर पिछले कंप्लाइंस आपने सही टाइम पर पूरे किए होंगे तभी अगले कंप्लाइंस आप पूरे कर सकते हो, अगर पिछले कंप्लाइंस आपने सही टाइम पर पूरे नहीं किए होंगे तो अगले कंप्लाइंस तो आप भूल जाओ, ये बात ध्यान दो। अब उसने पिछले महीने की GSTR 3B नहीं भरी, तो अगर पिछले महीने की उसने GSTR 3B नहीं भरी है ना, तो अगले महीने की GSTR 3B छोड़ दो। याद है मैंने कहा था पिछले महीने की GSTR 1 नहीं भरी, अगर आपने पिछले महीने की GSTR 1 नहीं भरी अगले महीने की GSTR 1 नहीं भर सकते, पिछले महीने की GSTR 1 नहीं भरी अगले महीने की आप 3B नहीं भर सकते, पिछले महीने की 3B नहीं भरी अगले महीने का 1 नहीं भर सकते, और पिछले महीने का 3B नहीं भरी तो अगले महीने की 3B भी नहीं भर सकते। तो अगर पिछले महीने की 3B भरी नहीं है तो अगले महीने की 3B का तो मतलब ही नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब अगला पॉइंट यहां पे आ रहा है जी, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट GST प्रैक्टिशनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। CA GST प्रैक्टिशनर बन सकता है, बट वही उसको कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। अगला फिर पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। ये तो वही अभी हम पढ़ के आए हैं जी, सेम वाला पॉइंट तो भी हम पढ़ के आए हैं, सेम पॉइंट पे तो पढ़ के आए हैं अभी, मल्टीपल ये बना इवेंट वाला मल्टीपल स्टेट वाला, तो वही पॉइंट आ गया जी। अब आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, वो कह रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर एग्जम्प्ट GST इफ सच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी एलोबरेट द टर्म ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी। अब चैरिटेबल एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? चैरिटेबल एक्टिविटी में हेल्थ आएगा, योगा आएगा, एजुकेशन आएगा, एडवांसमेंट ऑफ एनवायरमेंट आएगा, ठीक है, और आपका हेल्थ हो गया, योगा हो गया, मेडिकल आएगा जी, फिर अपना पुअर पब्लिक के लिए आपके जो सोशल वर्क होते हैं वो चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आ जाएंगे, तो ये चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आएगा जी। तो चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा B पार्ट, तो एक तो आपको मैंने बता दिया जी, एक तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे कि
क्या 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 आएगा? 4 का बी पार्ट। कहाँ पे है? हाँ ये रज। तो ये पॉइंट आपको योगा मैंने बता दिया, हेल्थ बता दिया, एजुकेशन बता दिया जी। योगा हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और उसके बाद आपका प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और पब्लिक हेल्थ आ गया। पब्लिक हेल्थ की केयर एंड काउंसलिंग, ये सब आपके हेल्थ केयर एक्टिविटी के अंदर आ गए, ये सारे के सारे चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर आ गए जी। डन। चलो उसके बाद आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ, क्या लिख, ये हो गया। अब देन फिर आएगा अगला पॉइंट, लो जी, इसमें देखते हैं कौन सा। हाँ, अब वो कह रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ मोबाइल कनेक्शन वाले केस में। याद है मोबाइल कनेक्शन वाले केस में पहले तो वो फिक्स लाइन होती है, तो फिक्स लाइन वाले केस में जहां पे इक्विपमेंट होता है, ठीक है। फिर प्रीपेड वाले केस में, भाई अगर मान लो प्रीपेड कनेक्शन है, तो प्रीपेड कनेक्शन वाले केस में नॉर्मली सप्लायर की लोकेशन बनती है, फिर या तो रिसीवर का जो एड्रेस होता है वो बन जाता है, ठीक है। फिर अगर ऑनलाइन आप पेमेंट करवा रहे हो, तो ऑनलाइन पेमेंट वाले केस में रिसीवर की लोकेशन अगर वो नहीं है, तो फिर सप्लायर की लोकेशन बनती है। तो वो पूरा मोबाइल कनेक्शन वाला जो हमने लिखा है पूरा चिपका के आना चाहिए। अब कई बार क्या होता है, इसमें से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला भी देखो वही सेम, सपोर्टिंग इवेंट मल्टीपल रेट। भाई साहब ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार बन गया। आप चेक करो, ये क्वेश्चन तो 3 बार हमने चेक किया, तीनों के तीनों बार बना हुआ है जी। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 बार मतलब इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर दे रखा है। अभी देखा, इससे पहले देखा, उससे पहले देखा जी। ठीक है जी, डन। अब आ जाओ अगले पॉइंट के ऊपर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट और डिवाइस टू बी कैरिड पर्सन इन चार्ज 138 ऑल्सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। पहली बात तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसको लेने पड़ेंगे पर्सन इन चार्ज को। इनवॉइस हो गया, ठीक है, अगर इनवॉइस नहीं है तो डिलीवरी चलान हो गया, नहीं तो बिल ऑफ सप्लाई हो गया, ठीक है। फिर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हो गया। उसके बाद मान लो आपका और आपका टैक्स इनवॉइस हो गया। बिल ऑफ सप्लाई अगर मान लो एग्जम्प्टेड है वो हो गया, और आपका बिल ऑफ और टैक्स इनवॉइस, हाँ डिलीवरी चलान, ये पॉइंट हो गया जी, ठीक है। उसके बाद फिर कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू में तो सारी के सारी टैक्सेबल वैल्यू प्लस में जीएसटी प्लस में सेस, मतलब एग्जम्प्टेड और नील रेटेड वैल्यू यहां पे कवर नहीं होगी। जो एग्जम्प्टेड और नील रेटेड वैल्यू होती है ना, याद करो मैंने आपको कंसाइनमेंट वैल्यू निकालनी सिखाई थी, उसमें एग्जम्प्टेड और नील रेटेड को बाहर निकालते हैं। तो जितनी भी टैक्सेबल गुड्स और सर्विस तो यहाँ पे जितनी भी टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू है उसमें जीएसटी जो आएगा वो जोड़ के और सर्विसेज जोड़ के, मतलब अपना सेस जोड़ के जो वैल्यू आएगी उसको हम कंसाइनमेंट वैल्यू कहते हैं। तो वो पॉइंट यहां पे आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जी अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। बस यही है जी, और यहाँ पे कुछ ये तो हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे ऑल टैक्स पेयर रिक्वायर जीएसटी रिटर्न ओनली आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स पीरियड, ओनली आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स, नहीं उससे पहले ही भर सकते हो जी। जीएसटी रिटर्न तो 11 तारीख है, उससे पहले आप अपनी जीएसटी रिटर्न भर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन पपन फ्रॉम फरीदाबाद ट्रेवल बाय एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम पुणे टू दिल्ली एंड गेट्स इट्स ट्रेवल इंश्योरेंस डन इन पुणे, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई इंश्योरेंस कंपनी। तो भैया इंश्योरेंस कंपनी में तो जो रिसीवर की लोकेशन है, जो सप्लायर के बुक्स में रिसीवर का जो एड्रेस है वही प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जी। तो भैया अगर ये फरीदाबाद का है तो फ्लाइट ले रहा पुणे से दिल्ली और उसने इंश्योरेंस कहां से लिया, पुणे में लिया, तो ये बंदा रहने वाला कहां, कह रही फरीदाबाद का, तो जो लोकेशन इसकी होगी वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी। इंश्योरेंस वाली केस में कि इंश्योरेंस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीवर का क्या एड्रेस है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा जी। ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाँ ये वाला एक हमारा क्वेश्चन जो है ये एग्जामिशन वाला क्वेश्चन बैलेंस बचा जी। ये एग्जामिशन वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन एक बार बैलेंस बचा है। आओ जी फटाफट से आओ जी, इसको भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जामिशन वाला जी। एक बार चेक करो क्या क्या है। पहला, सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू विंटेज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये तो एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर है ना भाई। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर स्कूल वाले केस में तो एग्जाम्प्ट है,
ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस अगर स्कूल वाले केस में है तो वो क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगी। तो ये तो स्कूल है तो एग्जम्पशन मिल गई। फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन ए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो है वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में है। जनरल पार्किंग जो है वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है। फूड सप्लाइड बाय कैंटीन रन बाय हॉस्पिटल इन पेशेंट वाले केस में तो वो एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है। अगर वो पेशेंट नहीं है उस केस में वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगा। अगले पॉइंट पर RWA रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, मेंटेनेंस चार्जेस 6500 पर मंथ है, याद है। अगर मेंटेनेंस चार्जेस 7500 पर मंथ तक हैं तो वो एग्जम्पशन है। अगर 7500 पर मंथ से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आएगा। ये पॉइंट आपके यहां पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और तो बस यहां पे क्वेश्चन नहीं है आपके, तो मोटा मोटी ये क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर। तो अब हमने आई थिंक मॉडल टेस्ट पेपर में जितने भी मेन पॉइंट थे वो सारे हमने कवर कर लिए। अब एक कल वाली क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दिखा दूंगा ताकि आपको राइटिंग समझ में आए। और देन फिर कल एक तो सप्लाई का चैप्टर, टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर, कॉम्पोजिशन लेवी और RCM, ठीक है, इनके मैं अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊंगा। कल इनके क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस करेंगे 29, 30, 31 और 1 तारीख, ठीक है, करेंगे। फिर 2-3 की छुट्टी है, 4 तारीख से फिर हम इनकम टैक्स के ऊपर आ जाएंगे। पूरा फोकस हमारा इनकम टैक्स पे रहेगा और इनकम टैक्स पे हम स्टार्टिंग में चैप्टर वाइज ही करेंगे, ठीक है। ये लगा के चलो 4 तारीख से लेके अगस्त एंड तक हम सिर्फ इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे, इनकम टैक्स पे ही रहेंगे, ठीक है। चलो तो आज हम इतनी क्लास करते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।